हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया ही होंगे ना। हम लोग पढ़ रहे हैं लो प्रश्नावली 9.3 और हम लोगों ने इसके 16 सवाल कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे। अब थोड़े से ऐसे सवाल हमारे पास आएंगे जहां समस्याओं को भाषा के रूप में दिया गया होगा और उसे पढ़ करके, यानी ये जो भाषा है इसको पढ़ करके पहले अवकल समीकरण तैयार करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस बिंदु के लिए है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये इस बिंदु के लिए है। जिस बिंदु के लिए होगा वो हमारा x और y मान होगा। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये क्या ही समझा रहे हैं आप। देखो, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो आपको बात समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं देखा है तो अब समझ में आएगा। आइए मेरे साथ पहले सवाल समझने का प्रयत्न करते हैं हम लोग। कह रहा है कि बिंदु 0-2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। वो वक्र एक सरल रेखा हो सकता है, एक वृत्त हो सकता है, एक परवलय हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। कोई एक वक्र है जो ग्राफ नहीं खींचते हम लोग, तो जो प्राप्त होता है वो वक्र होता है। तो कोई भी एक ऐसा वक्र है जिसका हमें समीकरण ज्ञात करना है, पर वो वक्र इस बिंदु से जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि वो वक्र इस बिंदु को संतुष्ट करेगा, यानी ये हमारे पास x का मान और ये हमारे पास y का मान। तो ये हमें करना है। जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये पढ़ने वाली बात है। ये क्यों सर? स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था। हाँ, वो बात अलग है कि आपको अभी तक शायद याद न हो। कोई ना, हम बता देंगे आपको। देखिए, किसी बिंदु एक्स वाई पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वो होती है dy बटा dx। dy बटा dx ये ढाल होता है। तो ये कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy बटा dx और उस बिंदु के y निर्देशांक, उस बिंदु का y निर्देशांक, ठीक है जी, का गुणनफल। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता और y निर्देशांक का गुणनफल, ऐसा कहा जा रहा है, उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। यानी उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। यही हमारा अवकल आंसर हो गया। अरे नहीं, ये तो अवकल समीकरण है। अब इसे सॉल्व करके हमें वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। हमें वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो जो अचर मान होता है ना c, वो आएगा। उसका मान ज्ञात करने के लिए बिंदु का इस्तेमाल करेंगे। तो कहाँ मुश्किल है बेटा, इसको समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये सवाल दे दिया गया है, सीधे सीधे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार हमसे कहा जा रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु पर y निर्देशांक का गुणनफल। स्पर्श रेखा की प्रवणता का मतलब हुआ dy बटा dx, ठीक है, और साथ में उस बिंदु पर y निर्देशांक का गुणनफल बराबर है x निर्देशांक। अब इसे हमें सॉल्व करना है। dx को x की तरफ लेकर जाएंगे, y को इसकी तरफ रखेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा y इंटू डी वाई बराबर मिल जाएगा x इंटू डी एक्स। का ही मजाक है, देखो तो एकदम आसान है कि नहीं है। बस ये चीज समझ समझ जाना था आप लोगों को, और वो समझ गए होंगे आप लोग। अब यहां से आपको पता है कि अगर dx की तरफ x हो जाए, dx की तरफ x वाला फलन हो जाए, dy की तरफ y वाला फलन हो जाए, तो दोनों तरफ समाकलन कर देते हैं। बस कीजिए। दोनों तरफ समाकलन करने पर चलिए कीजिए समाकलन। लो जी, लाइट वाले परेशान ना करे तो इनका खाना हजम ना हो। आते हैं थोड़ी देर में बस। लो जी, अभी क्या तो मतलब बिजली ना कटे ऐसा हो ही नहीं सकता है जब हम वीडियो बना रहे हैं। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी नहीं कटता है। तो हम क्या कहाँ थे लो, बस 1 मिनट भी नहीं लगा और आ गया। दोनों तरफ समाकलन करने पर कीजिए। यहां से तो आप खुद भी समझ गए होंगे कि अब क्या करना है। असली चीज तो हमने पहले ही बता दिया है।
तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे जी, तो y का समाकलन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बट्टा 2 ना, बराबर x का समाकलन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस में c। अब ये c जो है वो निकालना होगा, और ये c यहां से मिल जाएगा हम लोगों को। तो ये मिल गया हम लोगों को, ठीक है, ये हमें मिल गया। आगे बढ़ते हैं, बस c का मान हमें निकाल लेना होगा किसी तरह से। आइए यहाँ पे चलते हैं, लिखेंगे वक्र चूंकि वक्र बिंदु 0 -2 से होकर जाता है, अब देखिए ये बात हम लोग 11वीं से सीखते आ रहे हैं कि कोई भी बिंदु से होकर अगर कोई वक्र जाएगा तो वो वक्र का समीकरण, माने वो बिंदु उस वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये हम जानते हैं कि वक्र का समीकरण है और ये इस बिंदु से जा रहा है, तो हम इसमें वो बिंदु पुट कर सकते हैं। इसलिए पुट कीजिए y -2 का स्क्वायर बटा 2 बराबर एक्स स्क्वायर बोले तो 0 का स्क्वायर बटा में 2 प्लस में c। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग तो 2 दूने के 4, माइनस का वर्ग तो प्लस होता है, ये बात आप लोग पता है, 0 तो 0 ही हो जाएगा, यानी 0 प्लस c, तो 2 दूने के 4, इस तरह से c का मान आ जाएगा जी 2, तो c का मान आ गया 2, और उसी c का मान निकालने के लिए तो दिया गया था। अब आपको क्या करना है, ये चीज इसमें पुट कर देना है। ठीक है, समीकरण 1 में लिख लीजिए, समीकरण 1 में c का मान रखने पर रख लीजिए, रखेंगे तो हो जाएगा जी वाई स्क्वायर बट्टा 2 प्लस बराबर एक्स स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 2, ये हो गया ना। सबको या तो इधर लेके चले जाओ, जैसा भी करो हल कर लो बस। तो इसको आगे बढ़ाएं अगर हम लोग, तो काम करते उधर ही लेके चलते हैं सबको। तो एक्स स्क्वायर बट्टा 2 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 2 प्लस में 2 बराबर में 0। समझ में आ रहा है सबको? इसको उधर लेकर गए हैं बराबर में 0। ठीक है, एलसीएम निकालना चाहें तो यहाँ आ जाओ सब लोग। हम लोग अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर 1 है तो 2 मर्त में, तो 2 दूने के 4 बराबर में 0। तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो इसलिए हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। क्या बढ़िया समीकरण मिला है। यही है वो उस वक्र का समीकरण जिसके लिए ये सारे शर्त दिए गए थे। नोट कीजिए, ऐसे सवाल मुश्किल नहीं होते हैं, बस अगर कुछ उसमें मुश्किल है तो वो यह कि ये दिए गए भाषा के आधार पर, ये जिसमें जो भी चीज दिया गया है उसकी मदद से आप ये तैयार कर सकें। अगर ये करने में सफल रह गए तो काफी हद तक आप सवाल बना लोगे। चलिए नोट कीजिए जी, नोट कीजिए अगला सवाल। अब देखो जी लिखना पड़ेगा ना, नहीं भाषा वाले हैं, लिखो आप, नोट करो, देखते हैं लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18, करे एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर, आप लोग नोट करोगे ना, तब तक हम सवाल नोट कर लेंगे, अच्छा रहेगा ना, बढ़िया रहेगा। चलो जी देखते भी रहोगे आप। चलो तो हम आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 लिखने जा रहे हैं, तब तक आप जो ये है वो नोट करो। ठीक है, वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हो, उसके बाद भागे 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 वहां पे आ जाना जहां पर हमने सवाल लिख लिया होगा और समझाना चालू किया होगा। हालांकि लिखने के दौरान भी हम समझा सकते हैं। वाह सर चालाक हो आप। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रहा है जी, अच्छा रहेगा ना, लिखते भी रहे समझाते भी रहे। करे एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर, एक वक्र है, एक वक्र के किसी बिंदु एक्स वाई पर, एक वक्र का कोई बिंदु है एक्स वाई, उस पर कह रहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता, उस बिंदु पर
स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्पर्श रेखा की ढाल स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को, लो जी, स्पर्श बिंदु यानी जहां पर स्पर्श रेखा स्पर्श करेगा उस वक्र को, उसको बोलते हैं स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु को बिंदु चलो जी, स्पर्श बिंदु को बिंदु -4 -3 -4 -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। से मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। इसी को समझने हैं। हालांकि अब वो बिंदु भी देगा जो हमें एक्स वाई का काम आएगा, ठीक है, लेकिन सवाल इसी में है, समझाएंगे, घबराइए मत। यदि यह वक्र बिंदु इतना से गुजरता हो तो वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। मिटा दिए सब अब। यदि यह वक्र बिंदु बिंदु -2 1 से होकर गुजरता हो, यानी वक्र इस बिंदु से होकर जाता है, अब जिस बिंदु से होकर जाता है उसे संतुष्ट करता है, तो वक्र का समीकरण ज्ञात करें। यही होगा सवाल, और क्या ही हो सकता है। चले जी, पहले सवाल का पोस्टमार्टम करते हैं, पहले सवाल को तोड़फोड़ करते हैं ना, पहले समझने का प्रयास करते हैं कि इसके लिए जो समीकरण होगा वो कैसे होगा, फिर क्या कह रहा है सवाल में, दम तो नहीं है, ठीक है, हमको तो तनिक नहीं लग रहा है। पहले समझने का कोशिश करते हैं। छोटी सी चीज आपको पता होना चाहिए कि किसी रेखा का समीकरण कैसे निकाला जाता है। कह रहा है कि एक वक्र के किस बिंदु पर, चलो मान लो कि ये कोई वक्र है, ठीक है, और इसके इस बिंदु पर, बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, मान लो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा यह है, मान लो ये स्पर्श है, की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु इतना से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता। अब ये तो स्पर्श रेखा हो गया और ये स्पर्श बिंदु हो गया, अब इस स्पर्श बिंदु को एक दूसरे बिंदु के साथ मिलाने हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि वो बिंदु ये है, मान लीजिए, तो अब तो इसको मिलाने वाली रेखा ये हो जाएगी, ये हो जाएगी। ध्यान समझिएगा इस बात का, हम ये नहीं करेंगे बिल्कुल यही होगा, आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं बस, ठीक है, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए वो बिंदु यह है, वो बिंदु इधर भी हो सकता है, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। देखो, जैसे मान लीजिए बिंदु है, आपने उस बिंदु को यहाँ मान लिया, हमें पता है कि प्रथम चतुर्थांश में ऐसा कोई बिंदु नहीं होता है जो माइनस में हो, वो तो इधर होता है, ठीक है, तो इसमें भी ले सकते हैं हम लोग, पर समझाने के केवल काम कर रहे हैं हम। तो कुछ गणित के बच्चे ना गणित लगाने लगेंगे, सर -3 -4 कब से प्रथम चतुर्थांश में आने लगा। चलो, पर ये अच्छी चीज है, ये सब देख पाओ ना आप लोग तो बड़ी खुशी होगी हमको। तो ये देखिए, कह रहा है कि उस स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, मान लीजिए कि वो एक है ये, इसको मिलाने वाली रेखाखंड ये है, ये देखिए ये स्पर्श रेखा और ये वो रेखाखंड जो हम बिंदु से मिलाए हुए हैं, तो इसका क्या है, दुगना है, इसका ढाल जो है इसके से क्या है, दुगना है कह रहा है। अब हमें यही समझना होगा कि इस रेखा का, ये जो रेखाखंड है, ये जो रेखा खंड दिख रहा है और ये जो आपको स्पर्श रेखा दिख रहा है, ये स्पर्श रेखा है, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं स्पर्श रेखा, ठीक है, इसका ढाल दुगना है इसके रिस्पेक्ट में, ऐसा सवाल कह रहा है।
तो इसका तो हम जानते हैं कि इसका ढाल क्या होगा, क्योंकि किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा का ढाल या स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बटा dx होती है। समझ में आया? लेकिन इस रेखा का जो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाके मिला हुआ है, इसका क्या ढाल होगा, क्योंकि वो तो स्पर्श रेखा नहीं है। स्पर्श रेखा तो ये ना है, ये तो एक अतिरिक्त रेखा है। हाँ सर, तो रेखा का ढाल अगर आप लोगों को याद हो तो बन जाएगा, और नहीं याद हो तो फिर हम बता देंगे। आइए रेखा का ढाल बता देते हैं। देखिए जी, रेखा का जो ढाल होता है, रेखा का ढाल या प्रवणता, वो होता है, ये हम लोग 11वीं में सीखे होंगे, और इसको हमने आ, 2 चैप्टर पीछे भी आप लोगों को बताए होंगे। 2 चैप्टर नहीं, कुछ ज्यादा ही ना। ठीक है, तो पिछले के चैप्टर में हमने बताया होगा आप लोगों को। रेखा का जो ढाल होता है, रेखा का क्या होता है, जो ढाल होता है वो होता है y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये होता है, पढ़ाए थे आप लोगों को, याद कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 में। तो चलिए जी, अब समझ में आ गया होगा कि स्पर्श रेखा का ढाल, स्पर्श रेखा का ढाल और इन दोनों बिंदुओं, ये जो बिंदुएं हैं उसको मिलाने वाली रेखा का जो ढाल है उससे वो दुगना है। तो सीधे सीधे क्या हम लिख दे कि प्रश्न अनुसार, क्योंकि हमने जो समझाना था वो तो समझा दिया, समझ में आ गया भी होगा आप लोगों को। ठीक है, तो लिख देते हैं प्रश्न अनुसार। आके लिख दे स्पर्श रेखा की ढाल इतना होगा, जो मिलाने वाली रेखा है उसका ढाल इतना होगा, फिर प्रश्न अनुसार ना। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि किसी बिंदु इतना पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी dy बटा dx, ई जो है दुगना है, हाई जो है दुगना है किसके, तो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल निकालेंगे तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और चूंकि ये दुगना है, इसके ढाल का ये क्या है, दुगना है, तो चलो जी दुगना कर लो। अरे ये जो है इस ढाल का दुगना है, तो लिख दिए डी बटा डी एक्स बराबर इस ढाल का दुगना, इस ढाल का दुगना। बस अब यहां से आप खुद समझदार हो, कर सकते हो। ठीक है, चलो कर लो। ये थोड़ा इधर लिख लेगा, जगह रहेगा उधर, कोई ना, चलो अब तो हो गया है, सो हो गया। तो इसको इधर बुला लो, उसको उधर रहने दो। ठीक है, बुलाओ, तो हो जाएगा डी वाई बट्टा वाई प्लस 3 बराबर, इसके बटा में आ गया, ये उधर चल जाएगा, तो हो जाएगा 2/x+4 इंटू डी एक्स। देखिए जी, x वाले फलन की तरफ डी एक्स, वाई वाले फलन की तरफ डी वाई, सोचना नहीं है, दोनों तरफ समाकलन कर लीजिए। जो समझाना था वो पहले था, दोनों तरफ समाकलन करने पर। दोनों तरफ समाकलन कर लिया जाए तो क्या होगा, डी वाई बटा वाई प्लस 3 बराबर समाकलन 2/x+4 इंटू डी एक्स। चले जी, इस तरह की राशि अगर जैसे y के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, y पर कोई घात नहीं है, तो लॉग मोड पढ़े थे हम लोग सब ये। ठीक है, तो लॉग मोड y प्लस 3 बराबर 2 लॉग x प्लस 4 प्लस में c। अब कह रहा है कि इस बिंदु से होकर जाता है, तो ये बिंदु हमें पता है किस काम आएगा, c का मान निकालने में आएगा। आइए लिखेंगे कि चूंकि वक्र बिंदु, ये ऊपर भी ना नीचे भी ना, कहीं हो गया हमको, -2 1 से होकर जाता है, इससे होकर जाता है ना, होकर जाता है। क्या मतलब, मतलब कि उजन बकरवा है जो जैसे भी जा रहा है इस बिंदु से मिल के जा रहा है, वो उसी से होकर जा रहा है, तो भाई उससे होकर जा रहा है तो उसको संतुष्ट करेगा ना, इसलिए अब ये मान हम पुट कर सकते हैं इसमें, लॉग y 1 प्लस 3 बराबर 2 लॉग x -2 प्लस 4 प्लस c। आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा log 4 बराबर 2 log कितना
2 ना, प्लस में सी, ये इसका पावर बन जाएगा ताकि जोड़ घटाव कर सके हम लोग। तो हो जाएगा log 4 बराबर, पावर बना लो, तो जाएगा log 2 के पावर 2 बराबर, सॉरी, प्लस सी ना। तो log 4 बराबर log 4 प्लस सी। चलो जी, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो log 4 में से log 4 गया कैंसिल हो जाएगा, जीरो जाएगा, इसलिए सी का मान कितना आएगा, कैंसिल कर लो सीधे, सी का मान आएगा जी 0 ना, सी का तो मान हो गया 0। कुछ तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कुछ हो गया क्या? लग तो नहीं रहा, लग तो नहीं रहा, सी का मान 0 आ गया, कोई ना, हो सकता है। तो सी का मान आ गया जी 0। अब ये मान हम इसमें क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं समीकरण 1 में। इसको मान लो समीकरण 1 है, या समीकरण 1 में सी का मान रखने पर, अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा log y प्लस 3 बराबर 2 log x प्लस 4 प्लस 0। जगह तो है नहीं, इसलिए बोल रहे थे उधर उधर लिखते तो थोड़ा सा और जगह रह जाता। चलिए, ये हो गया ना, ये इसका पावर बन जाएगा log y प्लस 3 बराबर log, तिरछा लिख दे, थोड़ा थोड़ा सा तिरछा, सर लिख दीजिए, log y प्लस 3 बराबर log x प्लस 4 का दो होल स्क्वायर। अब हम लॉग लॉग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो हो जाएगा y प्लस 3 बराबर x प्लस 4 का द होल स्क्वायर ना, यही हो जाएगा ना। देखो लॉग लॉग तो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इनटू में जो होता है वो पावर में चला जाता है। अब इसको बस सॉल्व कर लेने हैं, ये आप काम खुद भी कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 8x ये हो जाएगा ना। अब इन सबको इधर लेकर आए तो हमारे पास क्या मिलेगा, मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस वाई, सॉरी माइनस वाई, ये इधर आएगा तो माइनस वाई घट जाएगा तो माइनस प्लस 13 बराबर 0। यही होना चाहिए अगर सब कुछ ठीक है तो। नोट कर लीजिए, असली खेल यहाँ था, उसके बाद तो आप ये पावर में लेके जा सकते हैं, पावर में, ताकि लोग लोग हटा सके, हम लोग 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 कैंसिल कर सके। फिर उसके बाद कुछ नहीं था, कैलकुलेशन कर लेना था, जो भी एक समीकरण बनेगा बढ़िया सा उसे लिख देना है। नोट कर लीजिए। या खाली लॉग लॉग से कैंसिल करने के बाद भी छोड़ सकते हो वहीं पर, ये वाला y प्लस 3 बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर, वो भी सही है, या कर लो, ना बात करने में कहीं दिक्कत है। चलिए, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 भी निपटा लिए, बढ़ते हैं जी 19 20 21 22 ना 23, बस कुछ सवाल है, खत्म हो जाएंगे। चलिए, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, हम जो है क्वेश्चन नंबर 29 बोर्ड पे लिखते हैं। एक गोलाकार गुब्बारा है जी, चलिए गुब्बारा वाला सवाल आ गया। ये मिटा देता क्या, क्योंकि आज तो इस प्रश्नावली का काम तमाम होने वाला, मिटा देना। चलो, अब तो आपको पता हो गया है, कई दिनों से लिखे थे हटाते हैं ताकि हम ऊपर सवाल लिख सकें, लेकिन कभी कभी कैमरा नीचे आ जाता है ना, कैमरा नहीं है मोबाइल है, इतना कहाँ पैसा है जी। कह रहे एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन, चले जी एक ऐसा गुब्बारा है जौन
गोलाकार है, जौन गोलाकार है, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है। ठीक है जी, जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है। ठीक है जी, एक गुब्बारा है, फुलाया जा रहा है हवा भर के ना, वो गोलाकार है एकदम, स्थिर गति से बदल रहा है, यानी एक नियत गति से बढ़ रहा है। उसका आकार जो है कि नियत गति से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक स्थिर गति से, स्थिर गति से बदल रहा है। एक नहीं लिखा है, बस स्थिर लिखा है। चलिए जी, उसका जो आकार है एक स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई, आरंभ में यानी एकदम शुरुआत में, यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई, शुरू में 3 इकाई था, अब 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, जैसा भी हो, गुब्बारा है तो सेंटीमीटर ही जो भी है, पर 3 इकाई है, ठीक है। और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, और 3 सेकंड बाद बदलते 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 6 इकाई दुगना हो जाता है। और 6 सेकंड बाद, और 6 सेकंड बाद, एक मिनट गलती हो गई, 3 सेकंड बाद, और 3 सेकंड बाद 6 इकाई हो जाता है ना। यह है वही, तो टी सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो टी सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए जी, ये हो गया सवाल, कितना बदला लिखा हमने ना जल्दी जल्दी में। एक गुब्बारा है, उसे फुलाया जा रहा है, स्थिर गति से वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। प्रारंभ में, शुरू में उसकी त्रिज्या जो था वो 3 इकाई था, और 3 सेकंड में बढ़ के 6 इकाई हो जाता है। तो बताइए कि टी सेकंड बाद उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए, इस सवाल का यही मतलब है कि टी सेकंड बाद त्रिज्या कितनी होगी। मतलब आप आर का मान बता दीजिए यदि समय टी हो, ताकि जैसे नहीं होता है कि हम लोग वृत्त का परिधि क्या कहते हैं, 2 पाई आर, वृत्त का परिधि का कहते हैं 2 पाई आर, यानी जब रेडियस आर हो, यानी त्रिज्या जब आर हो, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो इसमें हम आर का मान पुट करते हैं तो परिधि का मान आ जाता है। तो ऐसे यहाँ पर कह रहा है कि टी सेकेंड बाद, यानी तुम त्रिज्या का ऐसा मान ज्ञात करो जो टी सेकंड बाद हो, यानी टी पर निर्भर करता हो, ताकि हम टी पुट कर करके कि 1 सेकंड बाद कितना होगा, 2 सेकंड बाद कितना होगा, 10 सेकंड बाद कितना होगा, 40 सेकंड बाद कितना होगा, अगर उसी दर से बढ़ता रहा तो। हाँ पता है, गुब्बारे की एक अपनी औकात होती है, वो क्या कर जाएगा कुछ समय बाद, कुछ से क्या कर जाएगा, फट जाएगा। पर हम ऐसा माने गणित में कि ऐसा ना हो, ठीक है, बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, तब की बात बोल रहे हैं। तो टी हम पुट करके, टी का मान क्या करके पुट करके आर का मान हम लोग ला सके, यही कह रहा है ये सवाल, और कुछ नहीं है। चलिए सवाल पर फोकस करते, गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, तो स्थिर गति से वो बदल रहा है, यानी कि स्थिर गति से वो बढ़ रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई, यानी शुरुआत में
3 इकाई था और 3 सेकंड में 6 इकाई हो गया बढ़ करके, तो बताइए कि t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या कितनी होगी। यानी आप एक समीकरण निकाल दीजिए r का, जो कि t पर निर्भर करता हो। यही कुल मिला के सवाल है। तो चलिए सीधे सीधे बात करते हैं। मान लेते हैं कि गुब्बारे का त्रिज्या r और आयतन v है, मानना तो पड़ेगा, तभी ना आगे बढ़ेंगे। माना कि गुब्बारे की त्रिज्या, माना कि गुब्बारे की त्रिज्या r, ठीक है, उधर एक छोड़ते हैं जगह ताकि लिख सके लो, तथा आयतन v है, ठीक है। तो जैसे जैसे गुब्बारे का त्रिज्या बदलेगा, आयतन भी क्या करेगा, बदलेगा। और कह रहा है कि एक स्थिर गति से बढ़ रहा है, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है, कि जो v है वो चेंज होगा। v जो है वो क्या होगा, चेंज होगा। v जो है क्या होगा, चेंज होगा समय के साथ। समय के साथ क्या होता जाएगा, चेंज होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, चेंज होते जाएगा ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, लो, dv बट्टा dt, dv बट्टा dt ना, कि समय के साथ चेंज हो रहा है। और मान लीजिए कि जो चेंज होने की रफ्तार है वो तो कह रहा है कि स्थिर है, यानी फिक्स है, बदल नहीं रहा है, रफ्तार नहीं बदल रहा है, एक ही रफ्तार से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मान लीजिए कि वो रफ्तार k है, मान लिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि d बाई डी टी जो गोले का आयतन होता है, गुब्बारा क्या है, गोलाकार है, तो गोले का आयतन लिख लीजिएगा, शायद आप लोगों को पता भी हो। गोले का आयतन या गोला का आयतन, गोले का जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यू, जब उसकी त्रिज्या आर हो। तो गोले का आयतन होता है जी 4/3 पाई आर क्यू। 10वीं में सीखे, 9वीं में भी सीखे इसको हम लोग। तो v क्या है, गुब्बारे का आयतन है, मतलब गोले का आयतन है, तो v के जगह हम पुट कर सकते हैं वो कि 4/3 पाई आर क्यू बराबर। चलिए तो कीजिए, d बाई डी टी पावर इंटू में आ जाएगा, पावर इंटू में आ जाएगा ना। तो डी बाई डी टी करने जाएंगे तो पावर आ जाएगा इंटू में, तो हो जाएगा 3 × 4/3 पाई आर, एगो कम हो जाएगा ना, तो स्क्वायर इंटू टी के रिस्पेक्ट में आर का, तो डी आर बटा डी टी। पढ़े थे डी बाई डी एक्स में ये सब चीजें हम लोग, ठीक है। तो डी आर बट्टा डी टी बराबर में के, 3 से 3 हो गया जी कैंसिल, तो मिल जाएगा हम लोग को 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, कर दो उधर गुना, हाँ सर कर दीजिए, तो k इंटू डी टी, डी आर एक तरफ डी टी एक तरफ, दोनों तरफ समाकलन कर लिया जाए ना। चलिए दोनों तरफ समाकलन करने पर अगर हम दोनों तरफ समाकलन करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बराबर समाकलन k इंटू डी टी। के एक अचर है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ तो जगह है नहीं उतना, तो आइए जी इधर एडजस्टमेंट किया जाए, ये मिटा दे गोले का आयतन। गोले का आयतन तो सबको पता होता है, कहाँ पता था सर। चलिए तो समाकलन करेंगे तो पावर एक बढ़ जाएगा, समाकलन करेंगे तो पावर तो एक बढ़ ही जाएगा ना। तो हो जाएगा जी 4 पाई आर क्यू बट्टा में भी 3, हो गया समाकलन आर के रेस्पेक्ट में बराबर। इधर k इंटू डी टी, के इंटू डी टी, अचर क्या क्या होता है, समाकलन उस अचर के साथ चढ़ जुड़ जाता है, इनटू में जुड़ नहीं जाता, इनटू में हो जाता है, ठीक है। तो k का अगर हम t के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो हो जाएगा k इंटू टी प्लस में c, हो गया, हाँ सर हो गया।
अब हम सी का मान निकालेंगे। वो कैसे सर? यहाँ तो कोई सर बिंदा बिंदु दिया नहीं है। ध्यान से पढ़िए। करे यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई, आरंभ में मतलब जब समय शुरू ही नहीं हुआ, यानी टी बराबर 0 पर, टी बराबर 0 पर गुब्बारे की त्रिज्या 3 थी। इसी बात का फायदा उठाते हैं। लिखेंगे यदि t बराबर 0 तो r बराबर 3। ऐसा सवाल में कहा गया है कि जब अभी समय स्टार्ट नहीं हुआ था, आरंभ में, तो त्रिज्या 3 थी। तो जब t बराबर 0 तो r बराबर 3 ना, इसलिए पुट कीजिए 4 पाई बटा 3 r क्यू, r कितना जी 3 है, तो 3 का क्यू बराबर k गुना t का मान तो 0 है जी ना, प्लस में c। आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए जी, 3 को तेगो कैंसिल कर देगा ना, एगो तो कैंसिल कर देगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। तो सीधे सीधे लिख दिया कि ऐसे आपको पसंद नहीं होगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 9 9 3 27 बटा में कितना 3 3 9 27 बराबर में सी। तो इसलिए सी का मान कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 पाई। ये सी का मान आया। ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसमें सी का मान पुट कीजिए कीजिए कीजिए। समीकरण 1 में सी का मान रखने पर चलिए रख लीजिए, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, वही 4/3 पाई आर क्यू, या पूरे के बट्टा में बराबर K2 नहीं KT C 36 पाई 36 पाई। ये हो गया। चलो इसका मान लो समीकरण 2, मान लो, क्या दिक्कत है। हमको चाहिए t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या, ठीक है, t सेकंड बाद, यानी t चाहिए, r चाहिए, पर k ना चाहिए हमको। k भी तो है इसमें, देखिए k भी तो है, तो k का मान चलिए ज्ञात करते हैं। इसमें एक और चीज दिया है कि 3 सेकंड बाद, इसका मतलब हुआ कि जब t का मान 3 होगा, 3 सेकंड बाद, मतलब जब t का मान 3 होगा, 6 इकाई हो जाती है कौन, त्रिज्या, तो r का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो चलिए इस बात का फायदा उठाते हुए पुट करते हैं इसमें, किधर, अब इधर जगह है, फिर उधर यूज किया जाएगा। जब t बराबर 3 तो r बराबर 6, 3 सेकंड बाद त्रिज्या हो जाता है 6 इकाई, तो जब t का मान हम 3 रखेंगे तो r का मान 6 हो जा रहा है। तो आइए इसलिए पुट कीजिए, पाई है 36 पाई, 4/3, तो जगह है नहीं, पाई आर, आर का मान 6, तो 6 का क्यू ना बराबर k इंटू टी, तो k गुना t, t का मान तो 3 है, तो 3 प्लस 36 पाई, तो 36 पाई। बस इसको ध्यान से सॉल्व कर लेना है, मुश्किल काम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 6 को 3 बार गुना करेंगे हम लोग, 6 को 3 बार 216 आएगा, करके देख लीजिए। तो 4 पाई बटा 3 गुना 216 बराबर 3k प्लस में 36, क्या हो गया, 3 से घटा लीजिए इसको, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 दूना 6 ना, तो कितना हो जाएगा, 72 में 4 से गुना कर लीजिए आप लोग, तो 4 दूना 8 और 7 चौक 28, 288 पाई, ये हो जाएगा बराबर में 3k प्लस में 36 पाई। ये प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो घटा लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 2 5 2 पाई बराबर में 3k। 3 से घटा लीजिए, 3 8 24,
एक बचेगा। आप ये काम रफ में भी कर सकते हैं अगर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है आप लोग तो, ठीक है। तो हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग कौन नहीं होता है। 3 × 8 = 24, तो एक बच जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो 3 × 4 = 12 ना। अगर सब कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो के का मान आएगा 84 पाई। के का मान आ जाएगा 84 पाई। अब हम अगर के का मान समीकरण 2 में पुट कर दे तो ऑटोमेटिक आर का मान आ जाएगा, वो भी टी के फॉर्म में, वो भी टी के फॉर्म में। तो चलिए कीजिए। समीकरण 2 से सीधे लिखिए, या पूरा लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में के का मान रखने पर, जगह की कमी, जगह के अभाव की वजह से हम क्या करें, ये चीज नहीं लिख रहे हैं। तो आप लिख लीजिएगा समीकरण 2 में के का मान रखने पर। तो ये अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यू बराबर के का मान कितना जाएगा, 84 पाई इंटू टी, ठीक है, आप प्लस में 36 पाई। ये हो गया। अब यहां से जो चीजें हटाना है वो हटा लीजिए, और तो कुछ करना नहीं है आपको। ध्यानपूर्वक, बहुत गंदा लिख रहे हैं ना, बहुत खराब लिख रहे हैं। 4/3 ये हो गया। अब ये 3 पहले इधर भेज सकते हैं हम लोग, 3 इधर भेज सकते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद ये सब बट्टा में भेजेंगे, ये सब बट्टा में भेजेंगे, और फिर ये क्यूब रूट हो जाएगा। यानी कुल मिला करके हमारे पास जो आर क्यू का मान आएगा, आर क्यू का मान वो आएगा 84 पाई टी, या कॉमन कर लो ना, कॉमन ही कर लो। यहाँ से जो आर क्यू का मान आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है देखो तो, हाँ कितना कॉमन हो जाएगा, 12×7 = 84 ना, अब 12×3 = 36, कॉमन कर लो 12, तो 12 पाई। 12 पाई अगर कॉमन करेंगे तो 12×7 = 84, 7 टी प्लस 12×3 = 36, इतना हो जाएगा बट्टा में। हाई तो गुना में चल जाएगा, देखो हाई तो गुना में चल जाएगा, तो गुना में 3, हाई 4 पाई बट्टा में आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल, ये इससे 4×3 = 12 कैंसिल। इसलिए आर का जो मान होगा हमारे विचार से, तितरी के 9 नहीं, तो 9×7 = 63, 63 टी अब प्लस तितरी के 9×9 = 27 का पावर, ये हटेगा तो कितना हो जाएगा, पावर 1/3। यही होगा आंसर। आप अपने हिसाब से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, हमने एक साथ कई चीजें कर दी हैं, पर मूल बातें जो समझानी थी वो इधर थी। ये तो कैलकुलेशन है, वो खुद भी कर सकते हैं आप लोग। इन सब चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। नोट कीजिए। तो हम मार्कर भैया को इंक इंक का सेवन करा देते हैं, ठीक है। देखिए आर का मान टी के फॉर्म में आ गया ना, यानी आप यहाँ टी का मान पुट करके 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड आर का मान निकाल सकते हैं। लो जी, हो गया पूरा हाथ गंदा, इंक एक्स्ट्रा गिरा दिया, खैर चलो कोई ना। आप लोग नोट कीजिए, समझिए, थोड़ी देर रुक करके। समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। कुछ सीखना है, कुछ जानना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। गलत जगह तो हम बड़ी आसानी से समय दे देते हैं ना। रील उल देखना हो, समय का पता ही नहीं चलता है कब घंटों निकल गए। और पढ़ाई कर ले आदमी 1 घंटा तो पता चलेगा ना जाने सदियों से पढ़ रहा है, ऐसा फील होता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक ब्याज की दर से होती है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से होती है।
आर प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से होती है। देखिए बैंक जो होता है ना ब्याज देता है ना हम लोगों को, तो वो जो है आर प्रतिशत है। अब यार 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना ब्याज दे रहा है। तो मान लीजिए जब कोई भी मूलधन जमा करोगे, कोई भी अपने पैसा जमा किया तो आपका वो मूलधन होता है, और बैंक आपको जो भी ब्याज देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आर। मतलब इसमें आर बोला गया है। जनरली हम लोग सवाल बनाते थे 8वीं 7वीं में, तब भी उसे आर ही बोलते थे हम लोग। तो दर से हो रही है। यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, काफी बढ़िया ब्याज मिल रहा है ना। 100 रुपए 10 साल में दुगने। यदि 100 रुपए 10 यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, 100 रुपए जमा कीजिएगा तो 10 साल में दुगना हो जाएगा। ठीक है, आपको इतना बैंक ब्याज दे रहा है कि हो जाते हैं। तो आर का मान ज्ञात कीजिए, बताइए कितना ब्याज दे रहा है बैंक आपको। तो आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ कुछ कोष्ट में भी लिखा हुआ है, कह रहा है कि लॉग 2 का मान बता दिया गया है। ये तो ऐसे भी आप लोग को याद रहना चाहिए ना। log 2 का मान जो होता है प्राकृतिक लॉग के लिए, यानी जिसका बेस ई हो, ठीक है, मान होता है 0.6931, यही देना चाहिए उसे। log 2 का मान 6931, जी हाँ, log 2 का मान। कई बार 3 ही अंक दिया जाता है, 693 केवल, कई बार 4 दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल है, एक बैंक है, बैंक में आपको 100 रुपए जमा करना है, वो बैंक आपको 8% का ब्याज देगा, मतलब वो ब्याज का दर आपको पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि 10 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। 10 साल जमा कीजिए, पैसा हो जाएगा जी दुगना। तो बताइए कि बैंक जो है वो आपको किस दर से ब्याज दे रहा है। नहीं, आर का मान बता दीजिए, आर का मान बता दीजिए। चलिए एक काम कीजिए, पहले मान लीजिए कि मूलधन जो है पी है, मान लीजिए मूलधन को पी ही मानते हैं हम लोग। माना कि अब चूंकि ब्याज तो आर कह दिया है, माना कि मूलधन पी है, ठीक है, इसलिए प्रश्न से या प्रश्न अनुसार करे कि बैंक मूलधन में वृद्धि 8% वार्षिक ब्याज की दर से क्या कर रहा है। तो प्रश्न अनुसार चलेंगे तो जो मूलधन में चेंज होगा, मान लो आप बैंक में पैसा जमा किए तो आपके मूलधन में बदलाव होगा। जैसे 100 रुपए जमा किए और मान लीजिए कि कुछ दिन के बाद आपने देखा कि आपका पैसा 100 रुपए से 112 रुपये हो गया, तो इसका मतलब कि आपके मूलधन में वृद्धि हुई है। और वो वृद्धि कितनी रुपए हुई है, 12 रुपए की हुई है, और वो 12 रुपये आपका क्या है, ब्याज है। तो यानी मूलधन में वृद्धि क्या होता है, ब्याज होता है। मूलधन में वृद्धि क्या होता है, ब्याज होता है। और कोई आप में से कोई हमें बता सकता है खड़ा होके जैसे भी होके बता दो आप लोग, ठीक है, क्लास तो है नहीं। तो कि ब्याज जो है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है। ऐसे नॉर्मल ब्याज बराबर हम लोग पढ़े थे ना, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा सही। वो आज काम आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार अगर हम कहें तो मूलधन में जो परिवर्तन होगा, मूलधन में जो बढ़ोतरी होगा, यानी कि डी पी बाई डी टी, टाइम के अनुसार, ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा ब्याज होगा। वो हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। और ब्याज बराबर क्या होता था, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा सय। मूलधन गुना समय, समय तो 1 साल का ही लेंगे हम। अरे दर का मतलब क्या होता है कि एक एक मतलब किसी चीज का दर निकालते हो तो प्रति से ना निकालते हो, प्रति माने एक एक के लिए निकालते हो, तो समय हम एक ही रखेंगे। तो बताओ, मूलधन यानी पी, दर यानी आर, समय समय तो एक है, अब बट्टा 100 हो जाएगा।
अब आपको यहां पर ध्यान से समझना है, आर एक फिक्स मान है, तो ये मत सोचिएगा कि आर कोई अचर है, नहीं 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 नहीं, नहीं। आर एक चर है, मतलब आर एक फिक्स मान है, और इसी आर के खोज में हम लोग को निकलना है। निकला जाए, चलो जी, तिरछा तिरछी गुना कर लो, पी महोदय को कहो कि आप इधर आ जाओ, तो डीपी बट्टा पी, ये dt को उधर भेज दिया जाए तो जाएगा r बट्टा 100 इंटू डी टी, आर बट्टा 100 इंटू डी टी, आर बट्टा 100 इंटू डी टी ना। अब दोनों तरफ कर लेंगे जी हम लोग समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर, मुश्किल है थोड़े, मुश्किल थोड़ी है यार। तो dp बट्टा p बराबर हो जाएगा जी r बट्टा 100 इंटू डी टी। बस अब आपको अपनी समझ अनुसार समाकलन कर लेने हैं। तो बताइए जी क्या होगा, 1/p, p के रिस्पेक्ट में 1/p का लॉग मोड p, सर लॉग मोड p, लॉग मोड p बराबर, देखिए जी r ठहरा यहाँ चर, क्योंकि r बदलेगा नहीं, और जो चीज बदल ही नहीं सकता है वो तो क्या होता है, अचर होता है, चर बोल दिया अचर होता है ना। तो ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, डी टी टी, बताइए समाकलन का होगा, दोनों के साथ टी आ जाएगा, तो जाएगा r बट्टा 100 इंटू टी प्लस में c। अब ये c का मान निकालना पड़ेगा, c का मान निकालेंगे लो तभी r का मान आ पाएगा। देखिए क्या क्या निकालना पड़ेगा हमें, c का मान निकालेंगे, यहां पुट करेंगे ना, यहां हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, और फिर हम जानते हैं कि कितने समय में p जो है कितना होता है, तो t और p का मान जब पुट करेंगे तो r का मान आ जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी काम है c का मान निकालना, तो पहले चलिए c का मान निकाल लेते हैं, c का मान निकाल लेते हैं। चलिए सवाल पढ़ते हैं, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक ब्याज की दर से होती है यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, दुगने हो जाते हैं ना, दुगने हो जा रहे हैं, यदि t का मान हम जीरो ले, तो t का मान जीरो, मतलब समय स्टार्ट ही नहीं हुआ है, आपने केवल बैंक में गया और बैंक में आपने पैसा जमा कर दिया, तो उस समय समय जीरो था, तो आपने मूलधन कितना 100 रुपए, क्योंकि टी जब जीरो था तो आपने मूलधन 100 रुपए जमा किया, यानी टी बराबर जीरो पर मूलधन कितना था 100 रुपए, और जब 10 साल बीत गए यानी टी बराबर 10 आ गया, तब मूलधन हो गया 200 रुपए, क्योंकि दुगना हो जा रहा है यानी 200 रुपए। तो चलिए, यदि टी बराबर जीरो, तो हम ये बात कह सकते हैं कि पी बराबर 100 होगा, क्योंकि अभी समय स्टार्ट नहीं हुआ था, तो हमारा मूलधन कितना था 100 रुपए था, जमा करने के बाद ही ना स्टार्ट होगा। हाँ सर, तो पुट कीजिए, इसलिए पुट कीजिए यहां पर लॉग पी यानी 100 बराबर आर बटा 100 गुना टी, टी तो जीरो है, प्लस में सी, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो सी का मान सीधे लॉग सी हो जाएगा ना, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि सी बराबर क्या हो जाएगा लॉग 100, सी का मान आ गया जी लॉग 100। अब इसको मान लीजिए समीकरण एक, और इस समीकरण एक में आप सी का मान पुट कर दीजिए, समीकरण एक में सी का मान छोड़ते उधर जगह रखने पर, आइए जी रख लिया जाए, तो लॉग पी बराबर नहीं दिख रहा, देख लीजिए आर बट्टा 100 इंटू टी, आर बट्टा 100 इंटू टी प्लस सी, सी का मान कितना आ गया लॉग 100, ये मान लीजिए समीकरण दो। अब आपको ये बात पता है कि बैंक जो है 10 सालों में आपको पैसा डबल करके दे रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे हम टी का मान 10 रखेंगे तो पी का मान 200 हो जाएगा, क्योंकि दुगना का तो मतलब ये नहीं हुआ कि 200 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझ गए होंगे, ये तो आप पहले से भी जानते होंगे शायद। ठीक है,
जब हमने ये चीज समझाया तभी आपको समझ में आ गया होगा कि 10 साल में जब दुगना हो रहा है तो जब टी का मान हम 10 रखने जाएंगे तो पी का मान 200 हो जाएगा, क्योंकि दुगना हो रहा है और 100 का दुगना तो 2 ही 100 होता है। तो यदि टी बराबर 10 तो पी का मान कितना हो जाएगा 200। इसलिए पुट कीजिए पुट कीजिए पुट कीजिए, सोचना क्या है, लॉग पी बोले तो 200 बराबर आर बट्टा 100, जो जहां है बस पुट कीजिए। टी टी का मान है 10 तो 10 प्लस लॉग 100। चले जी, प्लस में इधर रहिए तो माइनस में, और माइनस में जो चीज होगा लॉग में वो बट्टा में चला जाता है, सबको पता है। तो लॉग 200 बट्टा 100, समझदार आदमी के लिए बताने की जरूरत नहीं है, एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा तो आर बट्टा 10 हो जाएगा। यह हो जाएगा जी कैंसिल, लॉग 2 जिसकी जरूरत भी थी। हाँ तो आइए वहां से देख लीजिए आप लोग, तो log 2 बराबर हो जाएगा जी आर बट्टा 10, आर बट्टा सॉरी आर बट्टा 10, आर बट्टा 10। तिरछा तिरछा गुना करें हम लोग तो आर का मान क्या मिल जाएगा हम लोगों को 10 इंटू log 2 बराबर 10 गुना log 2, log 2 का मान 0.6931। अब हम अगर दशमलव उड़ा दे या इस 10 के लिए कहें, चलो उड़ा ही देते हैं, तो दशमलव अगर उड़ा दे तो कितने जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो है तो दशमलव 3 अंकों के बाद आ जाएगा, जो कि आप पहले भी समझ गए होंगे शायद। तो 6.931 ये होगा हमारा आंसर, आर का मान। यानी बैंक आपको 6.931 यानी लगभग 7% का ब्याज दे रही है बैंक आपको, तब जाके आपका पैसा 10 सालों में दुगना होगा, अन्यथा नहीं होगा वो दुगना। चलिए नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे आप लोग। बड़ी कमाल की चीज है ना, अक्सर हम लोग बोलते रहते हैं ना कि मैथ का यूज क्या है, मैथ का यूज क्या है, देखिए जबरदस्त यूज इसकी मदद से आप आराम से पता कर सकते हैं कि ना कि बैंक आपको इतना ब्याज दे रहा है तो कितने सालों में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। ठीक है, अगर उसे वैसे ही छोड़ दिया जाए तो मतलब उस तरह का कि वो हमेशा ब्याज देता रहे देता रहे देता रहे। ठीक है, इस किसी तरह का और कटौती ना हो रहा हो। जैसे चालू खाता होता है ना तो उसमें पैसे कई तरीके के कटते भी हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ फिक्स डिपॉजिट हम सुने होंगे आप लोग ना, स्थायी खाता, हाँ शायद यही बोलते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको ये चीज अप्लाई कर लेना होंगे, कर लीजिएगा मिल जाएगा। चलिए 20 मिनट निपटा लिए और बस कितने बच गए, बस 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 21 बच गया जी। 21 तो ऐसा ही सवाल दिख रहा है हमको, ऐसा ही कुछ ऐसा ही सवाल दिख रहा है, वो भी बैंकों का है। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, लो जी अब की बार वृद्धि दे दिया नहीं आर दे दिया, तो पक्का ही पी पूछेगा ना, क्योंकि सवाल तो दो ही चीजों का था, पी और आर का। तो पी दे रहा था तो आर पूछा था, आर दे रहा तो पी पूछेगा। पहले पढ़ते हैं, चल किताब होगा आप लोग के पास तो पढ़ लीजिए। खुश हो जी आप लोग। कह रहा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक ब्याज की दर से होती है, इस बैंक में 1,000 रुपए जमा कराए गए हैं, ज्ञात कीजिए कि 10 वर्षों बाद ये राशि कितनी हो जाएगी। देखिए तो वही बात आ गई, आगे की नहीं आ गई। इस बार कह दिया था कि 10 वर्षों में दुगना हो जाएगा, लेकिन अब कह रहा है कि 10 वर्षों में बताओ कितना होगा अगर 1,000 रुपए जमा कर दिए जाए तो, मतलब 1,000 रुपए 10 वर्षों में कितना हो जाएगा। सवाल यही है, थोड़ा सा उसको अलग तरीके से लिखा गया तो लिखा गया है, बात अलग है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं, और मेरे हिसाब से सवाल ऐसे ही बनेगा, इसी पर हम लोग बना लेंगे, खुश हो जाएंगे सब लोग। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत बोल कहां नहीं रहे हो आप लोग, चुप, देखो यही खराब लगता है हमको, आप लोग चुप रहते हो। 5%, सर कैसे बोले सर, आप तक आवाज आएगी तब ना। 5% वार्षिक ब्याज की दर से किस बैंक में वृद्धि जो है 5% वार्षिक ब्याज की दर से होती है, इस बैंक में 1,000 रुपए जमा कराए जाते हैं। तो सवाल चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो इसी पर सेट कर देते ना। अच्छा चलो चेंज कर देते ना, कितने लोग यहाँ सीधे टपक के आएंगे तो उनको लगेगा का ही सवाल सवाल, तो सर उल्टा लिख दिया सर आपने। चलिए हाँ, इस बैंक में 1,000 रुपए जमा कराए जाते हैं ना, इस बैंक में 1,000 रुपए जमा कराए जाते हैं। इस बैंक में मान लो आपने 1,000 रुपए जमा कर दिया, अरे सवाल एकदम आसान है, जमा कराए जाते हैं। जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी, ज्ञात कीजिए।
10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी, कहां लिखते हैं? इधर लिख देते ना, कितनी हो जाएगी। 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? चलो जी, माना कि मूलधन P है ना, और इस बार ब्याज में वृद्धि भी मानना पड़ेगा, तथा क्या लिखते हैं यहाँ, ब्याज 8% है। इसलिए प्रश्न अनुसार ये कहानी तो सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। इसमें परिवर्तन की दर यही होगा, दोनों तरफ समाकलन करेंगे यही चीज आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहानी तो शुरू होगी यहां से, कहानी तो शुरू हो जाएगी यहां से। ये सब ठीक है, एकदम सही है मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम सही है। जी हाँ, 5% ना जी, इस बार आर दे दिया है 5%। चलो जी रख लो, पिक आर का मान 5, 5 कटा लो 20 ना, तो 1/20, 1/20 आर दे दिया था, आर दे दिया था, तो काय के लिए ड्रामेबाजी। 1/20 लॉग पी 1/20। चलो जी सी, ठीक है, सही एकदम। इस बैंक में 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं ना, 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं, तो यदि t बराबर 0 तो p बराबर 1000, 1000 यहाँ चेंज कर दे, 1/20, 1/20 है, तो c का मान कितना है, ये तो 0 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा, log 1000। समीकरण 1 में जिसको 1 माने हम लोग, c का मान रखने पर तो ये तो p हो जाएगा ना, यहाँ हो जाएगा 1/20 और ये log 1000। ठीक है, ये हो गया। यदि t बराबर ना, अब जो है ये हो गया, खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, इस बैंक में 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं, तो 10 वर्षों में ये राशि कितनी हो जाएगी, 10 वर्षों में ये राशि जो है कितनी हो जाएगी। तो सी का मान तो हम लोग पुट कर दिए हैं ना, समीकरण में सी का मान पुट कर दिए, आ गया, ये हटा दे, अब ये हटा देते हैं। आइए यहाँ समझाते हैं आप लोगों को, बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, मुश्किल नहीं लगा होगा, देख लीजिए, मिला लीजिए एक बार आप लोग, ये हो गया। 10 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी, यानी टी का मान हमें क्या करना है, 10 रखना है, और पी का मान हमें ज्ञात करना है, पी का मान हमें ज्ञात करना है कि पी कितना हो जाएगा, ये बताने हैं। ठीक है, लिखेंगे यदि टी बराबर 10, टी का मान 10 रखना है हमें, इसलिए log p बराबर 1/20 गुना टी यानी कि 10 प्लस में log 1000, log 1000 ना, ये हो गया। इसको इधर ला दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ला दो, तो log p बट्टा 1000 माइनस में हो जाएगा, तो p बट्टा 1000 बराबर हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा। तो log इधर लाएंगे, तो log इधर लाएंगे तो e हो जाएगा, तो हो जाएगा p बट्टा 1000, अब बराबर में e के पावर 1/2। लो जी, e के पावर 1/2, ई मान कहाँ से दिया है, जी हाँ, कोष्ट में दिया है, e के पावर 0.5, वही 1/2 मतलब 0.5, 1.648, ये तो ध्यान नहीं दिए हम लोग, लिखना चाहिए था। चलो जी, कहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे आप लोग के लिए। देखिए e का मान, e के पावर 0.5 का मान सवाल में दे दिया गया है, दे दिया गया है 1.648, 1.648 यह है। तो e के पावर 1/2 का तो मतलब ही ना 0.5, तो पुट कर दीजिए, यानी अगर मैं आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा p बट्टा 1000, अब बराबर में इसका तो मान दे दिया है 1.648, अब ये इससे गुना कर लेगा, बस खत्म हो गया। इसलिए p बराबर
1.648 गुने 1000, दशमलव उड़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा 1648। यानी 10 वर्षों में ये राशि 1648 रुपए होगी। सर दुगना नहीं हो, इस बार ब्याज कम है। उस समय लगभग ब्याज कितना था 7% था, 6.9 था, याद है ना 6.931, यानी लगभग 7% का ब्याज मिल रहा था तब 10 साल में दुगना हुआ था। यहाँ तो 5% का मिल रहा है ना, तो कहाँ से दुगना होगा 1648 रुपये होगा। समझ गए? तो इंटरेस्टिंग है ये। चले जी 21 हो गया जी, बस 2 सवाल बच गए, 2 सवाल बच गए, 2 सवालों को निपटा लिया जाए और अपने अपने घर को प्रस्थान किया जाए। मुश्किल नहीं है, मिटाएं, मिटा रहे हम ना, और लिखने जा रहे क्वेश्चन नंबर 22। बस भाषा वाला बस वही एक सवाल है, उसके बाद तो 23 नंबर एक ऑब्जेक्टिव सवाल है, 2 मिनट के भीतर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो बस एक सवाल में और है, एक सवाल और है जिसमें दम है ना। चलो जी, बोर्ड कर दिया साफ, लिख लेते हैं सवाल। कह रहा है कि किसी जीवाणु समूह में किसी जीवाणु समूह में, यानी जीवाणुओं का समूह है, सोचिएगा भाई जीवाणुओं का समूह है, कहीं पर जीवाणुओं का समूह है, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। चलो जी, कोनो जीवाणु समूह है, उसमें जीवाणुओं की जो संख्या है वो 1 लाख है, 1 लाख। 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, 2 घंटा बाद ही 10% बढ़ जाता है। लो, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी 2 घंटा बाद ही 10% बढ़ जाता है। लो, वृद्धि हो जाती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी? टाइम पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा दुगना होने में, कितने समय में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, मतलब दुगनी हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। और कुछ? यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उसकी उपस्थित संख्या के समानुपाती है, यदि जीवाणुओं में वृद्धि की दर उपस्थित संख्या के समानुपाती है, यानी जितना नंबर है जीवाणुओं की उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के समानुपाती क्या कर रहा है लो, बढ़ रहा है लो। यानी आप ऐसा नहीं सोच सकते हैं इसको कि सर ये तो ऐसे ना कह सकते कि 2 घंटे में अगर इसकी संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है सर, तो 4 घंटे में 20% की वृद्धि हो जाएगी। नहीं, जो 10% बढ़े हैं अब वो तो बढ़ेंगे ना। हाँ सर, वो चक्रवृद्धि ब्याज की तरह, जी हाँ, ब्याजों का ब्याज। तो जो बड़े हैं उनकी भी संख्या में वृद्धि होगी, तो उस तरह से हम नहीं सोच सकते हैं इसे, नहीं तो ये तो सीधे बना लेते हैं हम लोग। तो फिर सर समाकलन, आइए पहले इसको समझते हैं। यहाँ से सवाल शुरू हुआ है, ये तो डाटा दिया गया है कि कहीं पर जीवाणुओं का समूह है,
मान लीजिए यहीं पे जीवाणुओं का समूह है ना भाई, बोर्ड पे ना हो, हाथ पे आ जाएंगे ना, शरीर में आ जाएंगे, बीमार हो जाएंगे हम। तो मान लीजिए कहीं पे जीवाणुओं का समूह है और वहां पर 1 लाख जीवाणु है। ये कह रहा है कि 2 घंटे में उनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी जितना है उसका 10% ज्यादा हो जाता है। लो ठीक है, कितने समय में बताइए कि 2 लाख हो जाएगा? लो कितना समय लगेगा 2 लाख होने में? अगर ये बात है कि जीवाणुओं में वृद्धि की जो दर है वो उपस्थित संख्या के समानुपाती है, उपस्थित संख्या के क्या है? समानुपाती है। प्रश्न अनुसार, चलिए सीधे सीधे बनाते हैं। प्रश्न अनुसार ये मानिए, पहले पहले मान लीजिए, माना कि जीवाणुओं की संख्या मान लीजिए जीवाणुओं की संख्या जो है x है। मान लीजिए जीवाणुओं की संख्या कितनी है? x है। माना कि जीवाणुओं की संख्या x है। इसलिए जीवाणुओं की संख्या में जो वृद्धि है, जीवाणुओं की संख्या में जो वृद्धि है यानी कि dx बटा dt, वो जो है समानुपाती है। करे उपस्थित संख्या के समानुपाती है, तो समानुपाती है किसके? संख्या के ही, यानी x के ही समानुपाती है। वो x के ही समानुपाती है, x के ही समानुपाती है। चलो, समानुपात हटाने के लिए बहुत बार हम लोग पढ़े होंगे, एक नियतांक लाना पड़ेगा बराबर करने के लिए, तो कर लो k इंटू एक्स या x इंटू के, जो करना है k इंटू एक्स। अब dt को इधर चले जाओ, x को इधर लेकर आओ, और कोई उपाय नहीं हमारे पास, तो dx बटा x बराबर k इंटू dt। चलो जी, x dx की तरफ x आ गया, dt की तरफ k आ गया, दोनों तरफ समाकलन कर लेते हैं। दोनों तरफ समाकलन करने पर मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखना है कि समय पूछा हमसे, t का मान पूछा है। दोनों तरफ समाकलन करने पर अगर हम दोनों तरफ समाकलन करने में सफल हुए तो dx बटा x का है, मच्छर जी का है, मौत को दवा दे रहे, हम किसी को मारते नहीं, चलो हटो। समाकलन k इंटू डी टी क्या होगा? 1/x का समाकलन log x, k इंटू डी टी, तो k इंटू डी टी का समाकलन k इंटू टी प्लस में c। पहले तो इस c को निकालना पड़ेगा, पहले तो इस c को निकालना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। चलिए समीकरण एक मान लीजिए इसको। हाँ, तो c का मान निकालने के लिए जब समय 0 था, टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो जीवाणुओं की संख्या कितनी थी? 1 लाख। तो सिंपल है, t बराबर 0 तो x बराबर 1 लाख, ये पुट करेंगे c का मान आ जाएगा। आइए, जब t बराबर 0 तो x बराबर 1 लाख को लिख दे 10 के पावर 5, 1 2 3 4 5, हाँ सर लिख सकते हैं x के पावर 5, इसलिए पुट कीजिए log 10 के पावर 5, x के पावर 5 बोल रहे थे, नहीं 10 के पावर 5 बराबर k इंटू टी का तो मान 0 है प्लस में c, तो ये तो 0 जाएगा, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, तो c का मान कितना हो जाएगा? log 10 के पावर 5, c का मान आ गया 10 के पावर 5। ठीक है, अब पुट कर दीजिए समीकरण एक में, समीकरण एक में c का मान थोड़ा छोटा रख रहे हैं, क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा रखने पर, तो अगर हम पुट करते हैं तो मिल जाएगा हम लोगों को log x बराबर k इंटू टी अब प्लस में c, तो c का मान कितना है? log 10 के पावर 5, ये हो गया। इसे मान लीजिए समीकरण 2 हो गया, चाहो तो इसके उधर ला भी सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, 2 घंटे में, यानी जब t का मान ध्यान दीजिएगा, t का मान 2 रखिएगा, तो जीवाणुओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी जितना है लो उसका 10% बढ़ जाएगा। लो जितना भी है लो उसका 10% बढ़ जाएगा। लो तो देखो 1 लाख है, लो 1 लाख का 10% निकाल लो, 1 लाख है, 1 लाख का 10% निकाल लो, तो 10% निकालोगे तो गुना में 10 बट्टा में 100% तो निकालने आता ही होगा, एक जीरो कट जाएगा, 10,000 होगा। 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000 होगा, 10,000 बढ़ जाएगा, 1,10,000 हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, यदि t बराबर 2 तो x बराबर 1 लाख कितना हजार? 10,000, 1,10,000 हो जाएगा ना, तो 1,10,000
10,000। सही लिख के देख लीजिए, 1,10,000। सॉरी गलती होगा ना, 1,01,000 हो गया, कहीं कहीं नंबरों क्लियर नहीं। चलो जी, हो गया 1,10,000। कब? जब टी का मान 2 है तब। निकाल लो 10%, 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 10,000। तो बढ़ के कितना हो जाएगा? लो 1,10,000। टी बराबर 2 पर इन 2 घंटे बाद। चलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यही चीज पुट करेंगे हम लोग। तो log x, x 1,10,000 बराबर k इंटू टी, k इंटू टी 2 प्लस log 10 के पावर 5। ये हो गया, ठीक है। एक काम करो, इसको उधर ला दो। अगर इसको हम इधर लाएं तो माइनस में होगा, माइनस का मतलब बट्टा में होगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा ना, बट्टा 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 बराबर 2k। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आएगा कि ये 10 के पावर 5, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमको मिल जाएगा log 11/10 बराबर 2k। के का मान ना, के का मान आ गया, भेज दीजिए बट्टा में, तो यानी कि 1/2, इसलिए के का मान आ जाएगा 1/2 log 11/10। अब हम ये मान क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। के का मान अगर हम, सॉरी यहाँ पर के, ये रहा के का मान अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे, के का मान हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो क्या कह रहा है कि कितने समय में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, कितने समय में। तो के का मान यहाँ पर पुट करेंगे, के का मान, और 2 लाख करना है तो एक्स का मान हम कितना करेंगे, 2 लाख पुट करेंगे, तो अपने आप टी का मान आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, लिख देंगे। समीकरण 2 में के का मान रखने पर पुट कर दीजिए, log x बराबर के यानी 1/2 log 11/10 इंटू टी प्लस log प्लस log 10 के पावर 5, यानी 1 लाख, उसको छोटा करने के लिए 10 के पावर 5 रखा हमने। अब हमें कह रहा है कितने समय में, यानी टाइम निकालना है जब x का मान कितना हो जाए, 2 लाख हो जाए। लिखेंगे यदि x बराबर 2 लाख, यदि x का मान कितना, 2 लाख, तो इसमें पुट कीजिए log 2 लाख बराबर 1/2 log 11/10 प्लस log 10 के पावर 5। ये उधर बट्टा में लेके जाइए, तो log 2 लाख बटा 1 लाख बराबर 1/2 log 11/10। कैंसिल हो गया, 2 बच जाएगा, log 2, तो log 2 बराबर हो जाएगा 1/2, और तेरी क्या गलती हो गया, सॉरी टी, टी छूट गया, टी छूट गया, टी कैसे छूट गया, टी, ठीक है, तो इनटू में टी, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 log 11/10 इंटू टी। अब यहाँ से टी का मान निकल जाएगा, आ जाएगा, ये गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में, ये गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में, तो बस टी का मान आप लिख लीजिए, इसलिए टी का मान ये बट्टा में चला। अब इतना जगह है नहीं कि हम लिखें, इसलिए आप लिख लीजिए। सवाल मिटा के लिख देते हैं हम, सवाल मिटा के लिख दें, समझ रहे हो आप लोग? चलो एडजस्ट करते हैं, log 2 बराबर 1/2 log
11/10 इंटू टी। ये टी के गुना में है पूरा, टी कहाँ आएगा, बट्टा में, तो इसलिए हम टी का मान बोल सकते हैं कि log 2/1/2 log 11/10। ये होगा जी आंसर। तो मुश्किल नहीं है, बस एक बार ऐसे सवालों को समझ गए तोड़ फोड़ के रख देंगे हम लोग। चलिए नोट कर लीजिए, एक सवाल और होगा, एक सवाल बस और है, उसको कर लेते हैं। अवकल समीकरण दिया है, इसका व्यापक हल निकालना है हमें, व्यापक हल निकाल देना है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आइए मिटाते हैं इसको, अब वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट करते हैं पूरा बोर्ड। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, यहाँ पर आपको एक अवकल समीकरण दिया है, उसका व्यापक हल निकालने हैं, आपके लिए 4 ऑप्शन भी है, आप हल निकालिए, ऑप्शन क्या देखना है, ठीक है। दिया है आपको, दिया है कि dy/dx बराबर e के पावर x प्लस वाई। हम जानते हैं कि कभी भी अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालने के लिए, हल करने के लिए हमें x वाले फलन को dx की तरफ और y वाले फलन को dy की तरफ करना पड़ता है, पर यहाँ e का पावर x प्लस वाई है, तो पहले ये जो पावर आपको दिख रहा है वो अलग कैसे होगा। अगर ये करने में आप सफल रहे तो सवाल भी बना लोगे, पक्का बना लोगे। सोचो सोचो। अच्छा एक बात पूछ रहे हैं आपसे, बताइए अगर हम कहें कि 10 के पावर x इंटू 10 के पावर y क्या होगा, तो कहोगे सर 10 के पावर x प्लस वाई, क्योंकि बेस समान हो तो सर पावर जुड़ जाता है, तो फिर यही लॉजिक यहाँ लगा लो आप लोग, बन गया सवाल। dy/dx हम इसको से लिख सकते हैं e के पावर x इंटू e के पावर y। अब जो x है उसको x की तरफ भेज देंगे, जो y है इधर ला देंगे, तो क्या हो जाएगा dy/e के पावर y बराबर e के पावर x इंटू dx। अब देखो जी, x वाला फलन dx की तरफ, y वाला फलन dy की तरफ, कर लो दोनों तरफ समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/e के पावर y बराबर समाकलन e के पावर x इंटू dx। देखिए जी x नहीं है, y नहीं है, e के पावर y है, ऊपर लेके जाइए तो इसको समाकलन e के पावर माइनस y, पावर माइनस में हो जाएगा, बराबर समाकलन e के पावर x इंटू dx। अब कीजिए समाकलन कीजिए, e के पावर का समाकलन e के पावर वही होगा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये पावर माइनस है तो वो उसके बट्टा में चला जाएगा, तो बट्टा में जाओ चाहे इंटू में जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो e के पावर x का e के पावर x ही होगा, और प्लस में c हो जाएगा ना। तो क्या ही कर सकते हो आप लोग, ये माइनस में उधर भेज दो प्लस में ना, प्लस में भेज दो, तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा e के पावर x माइनस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। देखो जी अब ऑप्शन पे डिफेंड करना पड़ेगा, किस तरह का ऑप्शन दिया है, यहाँ सब बराबर में सबके बराबर में c है जी, c, ठीक है, सबके बराबर में c है, तो ऐसे सिचुएशन में तो इसको इधर लाना पड़ेगा। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है कि e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई बराबर c, e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई बराबर c। ऑप्शन बी कह रहा है जी e के पावर x प्लस e के पावर x बराबर c, ये तो दोनों जगह x दे दिया, हम ही को तो उल्टा पुल्टा नहीं दिख रहा है। अगला कह रहा है e के पावर माइनस एक्स प्लस e के पावर y, e के पावर माइनस एक्स प्लस e के पावर y बराबर c। और डी नंबर कह रहा है कि e के पावर माइनस एक्स प्लस e के पावर माइनस वाई बराबर c। लो जी, हमारा आंसर तो किसी मैच ना कर रहा है,
पर समझदार हो आप लोग, समझ रहे होंगे, ठीक है, कि जो सी है वो अचर है और वो लिख सकते हैं हम लोग, प्लस माइनस में भी रहेगा तो माइनस में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखते हैं क्या ये हो सकता है। यहाँ ई के पावर माइनस एक्स है, हमारे पास पावर माइनस में है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब दोनों का सेमी पावर, ये तो हो ही नहीं सकता, तो बच्चे ये आंसर होगा। पर सवाल है कैसे, ये तो पता चल गया कि निष्कर्ष निकाल लिया हम लोगों ने, यही होगा। होगा कैसे? देखिए होगा ऐसे कि हम चाहें तो इसको भी इधर ला ले, सोचो सोचो सोचो, इसको भी इधर ला ले तो माइनस ई के पावर माइनस वाई, ठीक है, अब माइनस ई के पावर एक्स बराबर में सी। अब दोनों माइनस कॉमन कर ले, दोनों माइनस कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर में सी। अब अगर माइनस सी को दे भी दे तो सी तो सी है ना, अचर है, तो वो सी ही रह जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस वाई बराबर में माइनस सी, जिसको हम सी लिख सकते हैं। यानी फिर हम जाएं तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर वाई, सॉरी ई के पावर माइनस वाई बराबर में सी। समझ गए होंगे। चलिए जी, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।